एक अकेला असफल व्यक्ति जिसकी नौकरी समाप्त हो चुकी थी हृदयाघात से मर जाता है और उसका पुनर्जन्म एक कुलीन व्यक्ति के पुत्र के रूप में होता है जिसके पास दैवीय शक्तियां होती हैं। आर्स एक औसत, बदसूरत और असफल इंसान था जो जापान में रहता था और एक उबाऊ नौकरी करता था। एक दिन घर लौटते समय उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह तुरंत मर जाता है। अगले ही पल वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है जहाँ वह बिस्तर पर लेटा हुआ एक खूबसूरत महिला का चेहरा देखता है। शुरुआत में उसे लगा कि वह किसी अस्पताल में है, लेकिन फिर वह देखता है कि एक उड़ता हुआ कुत्ता कमरे में घूम रहा है जबकि एक नौकरानी आकर उस सुनहरे बालों वाले को बधाई देती है। और तभी आर्स को आईने में दिखता है कि वह एक वैकल्पिक दुनिया में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। 3 साल बिना किसी परेशानी के बीत जाते हैं। इस दौरान वह पढ़ना लिखना सीखता है और इस दुनिया के बारे में अद्भुत ज्ञान प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि जिस साम्राज्य में वे रहते हैं उसका नाम समरफोर्थ किंगडम है, जो पहले 7 अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन उनमें से एक ने युद्ध छेड़कर पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। इस साम्राज्य के भीतर उसका जन्म एक छोटे से गांव टाउन लामबर्ग के एक कुलीन प्रभु के परिवार में हुआ था। उसे यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में जादू का अभ्यास किया जाता है जो उसे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, लेकिन उसकी कम उम्र के कारण जादू सीखना उसके लिए अभी भी एक सपना ही बना रहता है। उसका जीवन बहुत ही ऐशो आराम वाला है क्योंकि वह एक विशाल घर में रहता है। उसके पास कई नौकर हैं जो हमेशा उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, जबकि घर का शेफ हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाता है। उसके बारे में एक और बात अलग है कि उसके पास एक ऐसी क्षमता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसे परखने के लिए वह ट्रेनिंग हॉल में जाता है जहां घर के सभी गार्ड और वे लोग जो सैनिकों की पंक्ति में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं प्रशिक्षण के लिए आते हैं। हर कोई उसे देखकर बहुत खुश नजर आता है। जैसे ही वह बैठता है वह देखता है कि एक आदमी भाले से लड़ना सीखने की कोशिश करते हुए बुरी तरह पिट रहा है। अर्स अपनी खास क्षमता का इस्तेमाल करता है जिससे वह किसी भी व्यक्ति के आंकड़े देख सकता है। वह देखता है कि उस आदमी के पास भाले और तलवार में डी रैंक की क्षमताएं हैं, लेकिन तीरंदाजी में उसके पास बी रैंक है। वह तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी धनुष और तीर का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसे वह आदमी गंभीरता से नहीं लेता और हंसते हुए कहता है कि तीरंदाजी तो कायरों और औरतों के लिए है। अर्स उसे बताता है कि उसे एक बार जरूर धनुष और तीर आजमाना चाहिए और वह आदमी तो इसे आजमाने से भी मना कर देता, लेकिन क्योंकि अर्स भविष्य का स्वामी था वह उसकी बात मानने का फैसला करता है और सबके सामने धनुष उठा लेता है। वह तीर चलाता है और सबकी हैरानी के लिए तीर पहली ही कोशिश में बिल्कुल निशाने के बीचों बीच लगता है। सभी को लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक था, इसलिए वह आदमी बार बार तीर चलाने लगता है और देखता है कि उसके सारे तीर निशाने पर लग रहे हैं, जिससे उसे अपनी तीरंदाजी में प्राकृतिक प्रतिभा का एहसास होता है। वह अर्स का धन्यवाद करता है, जबकि सभी लोग अर्स से पूछने लगते हैं कि उसे कैसे पता था कि यह हारा हुआ लड़का तीरंदाजी में अच्छा होगा। लेकिन अर्स अपनी शक्तियां उजागर नहीं करना चाहता और कहता है कि यह तो बस उसकी प्रवृत्ति थी। इस कौशल के साथ केवल एक समस्या है कि वह अपनी खुद की क्षमताएं नहीं देख सकता, जिससे उसे थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वह फिर भी घर के अंदर लौट जाता है। बाद में खाने की मेज पर वह अपने डरावने दिखने वाले पिता के सामने बैठता है और अपनी क्षमताएं जांचता है तो देखता है कि उसके पास हर क्षेत्र में ए रैंक की क्षमताएं हैं और वह अकेले ही एक साथ 10 बी रैंक के तलवारबाजों को हरा सकता है। पापा पूछते हैं क्या उसने उस हारे हुए लड़के को तीरंदाजी आजमाने को कहा था। आर्स ईमानदारी से जवाब देता है कि उसने किया था और उसके पिता बस कहते हैं कि भविष्य के स्वामी के लिए यह अच्छा है कि वह प्रतिभाशाली और अप्रतिभाशाली में फर्क कर सके। उस रात खाने की बातचीत के बाद आर्स ये सीखता है कि लोग कैसे शासन करते हैं और यह भी जानता है कि असली दुनिया कितनी विकृत और निर्मम हो सकती है। समरफोर्थ साम्राज्य के शासक पूरी तरह से भ्रष्ट प्रतीत होते हैं, जबकि किसान और गरीब लोग खराब जीवन स्थितियों के कारण पूरे क्षेत्र में विद्रोह कर रहे हैं। वहीं राजनेता जनता के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और अन्य गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह दुनिया अमेरिका जैसी ही लगती है। वह महसूस करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा महाद्वीप गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा और शायद उसे अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतरना पड़ेगा। यह विचार उसे सच में डराता है क्योंकि वह अभी तक योद्धा नहीं है और उसे संदेह है कि क्या उसके जैसा व्यक्ति अपनी परिवार और लैमबर्ग के लोगों को सुरक्षित रख पाएगा। अगली सुबह वह चुपके से घर से बाहर निकलता है और गांव के बाजार की गलियों में घूमने लगता है, लेकिन एक चोगा पहनने के बावजूद लोग जो उसे आसानी से एक महिला के रूप में पहचान लेते हैं उससे पूछने लगते हैं कि क्या वह खरीदारी करने निकला है। आर्स उसकी मोटापे का मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह अपनी जादुई आंख से असाधारण क्षमताओं वाले लोगों को ढूंढने लगता है। वह कुछ स्थानीय लोगों पर इसे आजमाता है, लेकिन पाता है कि वे सब बेकार और निकम्मे लोग हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। कुछ समय बाद वह बैठ जाता है क्योंकि जादुई शक्ति का अधिक इस्तेमाल करने से उसकी आंखों में पानी आने लगता है। तभी अचानक उसे शोर सुनाई देता है।
एक दरवाजा जोर से खुलता है और एक नस्लवादी गोरी औरत एक युवक को सड़क पर फेंक देती है, ये कहते हुए कि उसके जैसे लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। उसे इस जाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह देखता है कि लोग उसे मलकन कह रहे हैं और उसे गंदा और घिनौना बता रहे हैं। उसे अचानक याद आता है कि उसने इनके बारे में एक किताब में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ये लोग एक दूर दराज के महाद्वीप से आते हैं और समरफोर्ड के लोगों ने इन्हें गुलाम के रूप में खरीदा था। युवक बस भूखा और हारा हुआ जमीन पर बैठ जाता है। तभी आर्ट्स उसके पास आता है और उसे रोटी का एक टुकड़ा देता है। यह देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है, जो अपना नाम रे बताता है, जबकि पास खड़े लोग हैरान हैं कि भविष्य का स्वामी एक मलकन की मदद क्यों कर रहा है। शुरुआत में रे संदेह करता है, लेकिन धीरे धीरे वह रोटी ले लेता है और भूख से उसे खाने लगता है, जबकि आर्ट्स अपनी जादुई आंख से उसके आंकड़े जांचता है। आर्ट्स को पूरी तरह से हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि यह लड़का तो कमाल का है। उसके पास कई ए और एस रैंक की क्षमताएं हैं जो उसे लॉर्ड रेवन अपने शक्तिशाली पिता की याद दिलाती हैं। आर्ट्स समझ जाता है कि यह लड़का इस राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनने वाला है। आर्ट्स की आंखें चमकने लगती हैं, जबकि रे उसे अजीब समझता है और धन्यवाद कहकर वहां से जाने लगता है। भविष्य का यह लॉर्ड उसका पीछा करते हुए एक गली में चला जाता है, जबकि रे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन आर्ट्स आखिरकार खुलासा करता है कि वह लॉर्ड लोवेंट का बेटा है और उसे अपना अंगरक्षक बनने का प्रस्ताव देता है, साथ ही स्वादिष्ट खाना खिलाने का लालच भी देता है। आखिरकार रे मान जाता है और दोनों आर्ट्स के घर लौट जाते हैं, जहां वे डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। आर्ट्स के सामने शानदार व्यंजन परोसे जाते हैं और वह खुशी खुशी रे की ओर देखता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि नस्लभेदी नौकरानी ने रे के लिए एक पुरानी प्लेट में सिर्फ कुछ बीन्स रख दिए हैं। वह नौकरानी रे से कहती है कि वह एक मालकन को भविष्य के लॉर्ड जैसा खाना नहीं परोस सकती और बटलर भी उसे कहता है कि जैसे ही वह खाना खत्म कर ले यहाँ से निकल जाए। आर्ट्स इस देश में फैले नस्लवाद की मात्रा पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन एक श्वेत अमेरिकी लड़की की तरह शिकायत करने के बजाय वह सच में समस्या का समाधान करने के लिए कुछ करता। वह अपनी कुर्सी रे के पास खींच लाता है और उसे साथ खाने का प्रस्ताव देता है। नौकरानी और बटलर टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट्स उन्हें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि रे उसका मेहमान है। नौकरानी तुरंत उन्हें और अच्छा खाना परोस देती है, जिसे रे बहुत खुशी से खाता है। इसके बाद वह बताता है कि वह एक भाड़े के सैनिकों के समूह में काम करता था, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, लेकिन हाल ही की एक लड़ाई में वे सभी मारे गए, जिससे वह इस ठंडी और बेरहम दुनिया में अकेला रह गया। आर्ट्स को उसके लिए सच में बहुत बुरा लगता है और वह रे को अपने पिता के कक्ष में ले जाता है, ये कहते हुए कि वह इस आदमी को अपना अंगरक्षक रखना चाहता है। उसका नस्लभेदी पिता रे को एक नजर देखता है और अनुमति देने से इनकार कर देता है, यह दावा करते हुए कि मालकन किसी काम के नहीं होते और उनमें कोई असली काबिलियत नहीं होती। आर्ट्स अपने पिता के सामने डट जाता है और कहता है कि उसकी प्रवृत्ति कह रही है कि रे में भगवान द्वारा दी गई ऐसी प्रतिभा है जो पूरे महाद्वीप में किसी भी आम इंसान से मेल नहीं खा सकती। तो उसका पिता उसे एक मौका देने के लिए राजी हो जाता है। वह कहता है कि रे को एक परीक्षा पास करनी होगी, जो यह होगी कि उसे मुकाबले में उसे हराना होगा। आर्ट्स डर जाता है क्योंकि उसका पिता पूरी तरह से एक राक्षस है और पूरे महाद्वीप के सबसे बेहतरीन तलवारबाजों में से एक है। वह कहने की कोशिश करता है कि यह मुकाबला निष्पक्ष नहीं होगा, लेकिन उसका पिता उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ने लगता है। वह लकड़ी की तलवारों की एक जोड़ी मंगवाता है, जबकि मैदान में मौजूद गार्ड और अन्य लोग रे को एम शब्द कहकर बुलाने लगते हैं। रेवन उन्हें नियम बताता है, जो यह है कि अगर रे निर्धारित समय सीमा के भीतर उस पर एक भी वार कर देता है तो उसे गार्ड के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे तुरंत गांव छोड़ना होगा। घड़ी सेट की जाती है और मुकाबला शुरू होता है। जैसे ही रेवन एक जबरदस्त वार के साथ आगे बढ़ता है, जिसे रे चकमा दे देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर यह वार लकड़ी की तलवार से भी हुआ तो भी वह उसे मार सकता था। रेवन फिर से हमला करता है, जिसे रे रोक लेता है, जो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि यह लॉर्ड कितना ताकतवर और तेज है। बिग डैडी लगातार हमला करता रहता है, जबकि रे बस वारों को रोकता और पलटता है, जिससे अर्स डर जाता है। लेकिन वह देखता है कि बाकी सभी लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक कोई भी लॉर्ड के एक भी वार को झेल नहीं पाया था। रेवन पूरी ताकत से हमला करता है और रे के कंधे पर वार कर देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन सभी की हैरानी के लिए वह फिर से उठ खड़ा होता है और पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही उसके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं, वह रेवन की ओर दौड़ता है, जो पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन रे बच निकलता है और उसके नीचे से फिसल जाता है। फिर पीछे से हमला करता है, सूरज की किरणों का फायदा उठाते हुए, जिससे लॉर्ड की आंखें चौंधिया जाती हैं। इसके बावजूद रेवन हमला रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने लॉर्ड पर हमला करने की कोशिश की है। जैसे ही रे अपनी लय में आ रहा था, रेवन उसे बताता है कि समय समाप्त हो गया है, लेकिन वह रे को जीत देने का फैसला करता है, क्योंकि अब तक कोई भी उस पर वार करने के इतने करीब नहीं पहुंचा था।
अर्ज बहुत खुश होता है और रे को बधाई देता है, जबकि उसके पिता अर्ज की तारीफ करते हैं कि वह एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढने में सक्षम रहा और कहते हैं कि रे में सचमुच भगवान द्वारा दी गई कोई खास क्षमता है। वहीं बाकी गार्ड्स और सैनिक रे को घेर लेते हैं, उससे टिप्स मांगते हैं और उससे उनके साथ ट्रेनिंग करने की गुजारिश करते हैं। उसी दिन बाद में रे एक पोशाक पहनता है जो उसके परिवार में स्वीकार किए जाने का प्रतीक है और घुटनों के बल बैठकर अर्ज के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता है। रे के अर्ज के साथ जुड़ने और उनके घर में काम शुरू करने के बाद कई महीने बीत चुके हैं और भले ही शुरू में बाकी कामगार उसके त्वचा के रंग की वजह से उसके प्रति थोड़ा नस्ल भेदी थे, लेकिन धीरे धीरे सभी को वह पसंद आने लगा। वह सैनिकों के साथ अभ्यास करता है और उन्हें अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने की शिक्षा देता है। और जब से उसने अर्ज के ट्यूटर से पढ़ाई शुरू की है, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ गई है कि वह अब उनके घर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। रे ने उन नौकरानियों को भी अपना दीवाना बना लिया जो कभी उससे नफरत करती थीं, लेकिन अब उसकी विनम्रता और सुंदर चेहरे की वजह से उसे पसंद करने लगी है। पिछले कुछ दिनों से रे और अर्ज ने साथ में पढ़ाई के सत्र शुरू कर दिए हैं, जिसमें वे इस महाद्वीप के इतिहास के साथ साथ हर क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं कि कैसे समरफोर्थ साम्राज्य कभी एक ऐसी ताकत था जिससे सब डरते थे और अब तक का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन रे के अनुसार यह साम्राज्य गंभीर पतन की स्थिति में है क्योंकि पुराने राजा की मृत्यु हो गई है और उसका बेटा नया राजा केवल 8 साल का है। उसके अनुसार इस समय सारी शक्ति उस युवा राजा के आसपास के राजनेताओं के हाथ में है, जो उसे इस्तेमाल करके जितना संभव हो सके उतनी शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब कारणों से सरकार ठीक से शासन नहीं कर पा रही है, जिससे देश भर में कई विद्रोह हो रहे हैं और इसी वजह से इन क्षेत्रों के लॉर्ड्स और ड्यूक्स ने साम्राज्य की अनदेखी करनी शुरू कर दी है और वे इन संघर्षों से निपटने के लिए अपनी निजी सेना बनाए हुए हैं। अर्ज को एहसास होता है कि उनके काउंटी में अब तक कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन यह तथ्य कि उसके पिता हर दिन प्रशिक्षण ले रहे हैं और अधिक सैनिकों की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि निकट भविष्य में संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। वह तय करता है कि रे जैसे और प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढेगा जो युद्ध की स्थिति में उनकी मदद कर सकें, भले ही वह कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। अर्ज रे से पूछता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसे क्या लगता है सबसे पहले कहाँ भड़केगा, और बिना किसी संदेह के रे जवाब देता है कि यह उनके पास वाले काउंटी में होगा जिसका लॉर्ड बहुत बूढ़ा और कमजोर है। उसके अनुसार वह लॉर्ड कभी भी मर सकता है और उत्तराधिकार के मुद्दे पर युद्ध शुरू होने की संभावना है। रे समझाता है कि उस लॉर्ड के 2 बेटे हैं और तकनीकी रूप से बड़े बेटे को ही पद विरासत में मिलना चाहिए, लेकिन हर कोई जानता है कि छोटा बेटा ज्यादा सक्षम है और वह बेहतर नेता बनेगा। अगर उत्तराधिकार का विवाद लॉर्ड की मृत्यु से पहले नहीं सुलझा तो दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और पूरे राज्य को किसी एक पक्ष का समर्थन करना पड़ेगा। अर्ज पूछता है कि उसके पिता किस पक्ष का समर्थन करेंगे और रे जवाब देता है कि वे शायद बड़े भाई का समर्थन करेंगे क्योंकि कानून के अनुसार वही असली उत्तराधिकारी है। अर्ज सोचता है कि उसके पिता अभी जीवित हैं और इन सभी समस्याओं से निपट सकते हैं, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर कुछ गलत हो गया और उसके पिता को चोट लग गई तो क्या होगा। रे उसे बताता है कि उन्हें बेहतरीन प्रतिभा की तलाश करनी चाहिए जो उनकी स्थिति को मजबूत कर सके और सुरक्षा बढ़ा सके। अर्ज इस बात से पूरी तरह सहमत होता है और दोनों पास के शहर में कुछ प्रतिभा खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। आंगन से गुजरते समय रैवेन उन्हें रोकता है और कहता है कि किसी अच्छे जादूगर पर नजर रखें क्योंकि एक अच्छा जादूगर हारी हुई लड़ाई को जीतने की कुंजी हो सकता है। अर्ज जानता है कि उसके पिता में कोई जादुई प्रतिभा नहीं है और एक बार उन्होंने अर्ज को उसकी छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए एक जादुई रत्न दिया था, लेकिन अर्ज में जादू के लिए कोई योग्यता नहीं निकली और उसके पिता ने फिर कभी उसे कोशिश करने के लिए नहीं कहा। वे अपना छोटा सा काउंटी छोड़कर पास के शहर की ओर निकल जाते हैं जो उनके छोटे से गांव से कहीं बड़ा है और यहाँ के लोग उसके गृहनगर के लोगों की तुलना में अधिक संपन्न नजर आते हैं। वह रे को बताता है कि वह चाहता है कि उसका काउंटी भी एक दिन ऐसा ही बने और रे बस मुस्कुरा देता है, जबकि अर्ज स्थानीय लोगों में प्रतिभा खोजने लगता है। दुर्भाग्यवश उसे कोई भी औसत से ऊपर की क्षमता वाला व्यक्ति नहीं मिलता और थक जाने के बाद वह कुछ देर के लिए बैठ जाता है। रे उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि इस शहर में 50,000 लोग हैं जो उनके गांव से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए वे जरूर किसी को ढूंढ लेंगे। चौड़ी सड़कों पर चलते हुए अर्ज की नजर अचानक एक संकरी गंदी गली पर पड़ती है जहां कुछ गरीब लोग खुले में सो रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने अमीर लोगों वाले इस बड़े शहर में इतनी गरीबी भी होगी। रे उसे एक जीवन का सबक देता है और बताता है कि हर वह जगह जहां बहुत अमीर लोग होते हैं वहां कुछ लोग बेहद गरीबी में भी रहते हैं, जिससे अर्ज अपने गाँव को इस शहर जैसा बनाने के सपने पर फिर से सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वे मुख्य बाजार में प्रवेश करते हैं और अर्ज की आंखें चमक उठती हैं जब वह देखता है कि वहां कितनी सारी चीजें बिक रही हैं।
अचानक वह एक आदमी को सुनता है जो दावा कर रहा है कि वह किसी दूसरे महाद्वीप से आयातित ड्रैगन के अंडे बेच रहा है, और अर्ज तुरंत ही इस विचार से आकर्षित हो जाता है कि उसके पास एक पालतू ड्रैगन हो जिस पर वह जब चाहे सवारी कर सके। वह तुरंत ही विक्रेता से पूछता है कि इनकी कीमत कितनी है, और एक चालाक मुस्कान के साथ विक्रेता जवाब देता है कि वह ये बेहद दुर्लभ अंडे एक चांदी के सिक्के में बेचेगा। अर्ज तुरंत कहता है कि वह 3 खरीदेगा और पैसे निकालने के लिए अपना बैग टटोलने लगता है। तभी रे उसे पीछे धकेलता है और विक्रेता के गले पर खंजर रख देता है। वह विक्रेता से कहता है कि उसने एक कुलीन व्यक्ति को नकली सामान बेचने की हिम्मत की है, जो कि मौत की सजा के योग्य अपराध है, लेकिन विक्रेता उसे बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। रे कहता है कि वह इन अंडों को आधिकारिक या कानूनी रूप से आयात नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 1 साल से अन्य महाद्वीपों से आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि या तो वह झूठ बोल रहा है या ये सामान अवैध रूप से तस्करी करके लाए गए हैं। इसके अलावा ड्रैगन के अंडे बेहद दुर्लभ होते हैं, तो फिर उसके जैसा एक मामूली मूर्ख इंसान इतने सारे अंडे कैसे पा सकता है। इसके बाद वह इस झूठे और बेकार इंसान को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आर्स उसे रुकने के लिए मजबूर करता है तो रे तुरंत होश में आ जाता है और आर्स से माफी मांगने लगता है, किसी भी सजा को स्वीकार करते हुए। लेकिन आर्स उसे चिंता न करने के लिए कहता है। बाद में वे बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। जब आर्स मिठाई लेने के लिए एक स्टॉल पर जाता है तो उसकी हैरानी के लिए एक जेब कतरा आर्स से टकराता है, उसका पैसों का थैला चुरा लेता है और भाग जाता है। रे तुरंत आर्स को पकड़ता है और उस चोर के पीछे दौड़ने लगता है, जो भीड़ में इधर उधर भागने लगता है। लेकिन रे उसका क्लोक पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके नीचे एक नीले बालों वाली युवा लड़की को देखता है। लड़की जल्दी से एक गली में भाग जाती है और जब रे वहां पहुंचता है तो देखता है कि कुछ गुंडों ने उस लड़की को घेर लिया है और उनमें से एक उसे जमीन पर गिराकर मारता है। आर्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका नेता उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन रे तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट में घूंसा मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाकी दोनों आदमी भी हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रे उन्हें भी जल्दी ही चित कर देता है, उन्हें जमीन पर गिरा देता है और भागने पर मजबूर कर देता है। आर्स अपनी जादुई आंख से लड़की को देखता है, जिससे पता चलता है कि इस युवा महिला के पास एस रैंक की जादुई क्षमताएं हैं। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि जादू के आंकड़े अविश्वसनीय हैं। इसलिए वह तुरंत उससे अपनी टीम में शामिल होने और उसकी अनुचर बनने के लिए कहता है। रे उसे बताता है कि यह लड़की एक चोर है, लेकिन आर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे वेतन और अच्छे खाने के साथ आरामदायक जीवन का वादा करता है। लड़की आर्स की ओर नीचे देखती है और कहती है कि वह किसी बिगड़े हुए रईस बच्चे के अधीन काम करने से अच्छा मरना पसंद करेगी। उसके अनुसार सभी रईस लोग बुरे होते हैं जो गरीबों के नाम पर अपनी तिजोरियां भरते हैं। वह खुद भी एक रईस के लिए गुलाम बना ली गई थी, लेकिन वह भाग निकली और इसी वजह से ये लोग उसे फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आर्स उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह एक बेहतरीन जादूगर बन सकती है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि उसने कभी जादू आजमाया ही नहीं है। क्रिस समझ जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है और लड़की से थैली वापस करने को कहता है, जिसे वह बिना बहस किए लौटा देती है। अचानक कुछ छोटे बच्चे गली में आ जाते हैं और लड़की के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि वह इन अनाथ बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें खाना खिलाती है। आर्स को बुरा लगता है और वह लड़की को थैली दे देता है, और जैसे ही शाम ढलती है वे वहां से चले जाते हैं। उस रात बाद में आर्स बालकनी पर बैठा सोच रहा होता है कि क्या उसे फिर कभी ऐसी प्रतिभा मिलेगी। तभी वे बच्चों के रोने और चोर लड़की के लिए चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वे तुरंत नीचे जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सभी बच्चे रोते हुए बताते हैं कि 3 आदमियों ने हमला किया और 4 को अपने साथ ले गए। इसी बीच 4 को शहर के दूसरे छोर पर ले जाया जाता है, जहां गुंडे उसे गुलाम व्यापारी के सामने जमीन पर फेंक देते हैं। वे उसे पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह बिना एक भी आंसू गिराए सारी मार सह लेती है। गुलाम व्यापारी गुंडों से कहता है कि उसके चेहरे का ध्यान रखें, क्योंकि जो विकृत रईस उसे खरीदना चाहता है वह चाहता है कि उसका चेहरा जितना सुंदर हो सके उतना ही सुंदर रहे। गुंडे सावधानी बरतने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से एक को वह पैसे की थैली दिख जाती है जो आर्स ने 4 को दी थी, तो वह उसे छीन लेता है और पाता है कि वह पैसों से भरी हुई है। अचानक 4 उठती है और उस बदमाश से थैली वापस छीन लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उससे भी तेज निकलते हैं और उसे फिर से पकड़कर जमीन पर दबोच लेते हैं।
गुलाम व्यापारी उससे कहता है कि वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर वह भाग भी जाती है तो भी उसकी जिंदगी दुखों से भरी होगी, हमेशा भागती रहेगी और एक भयानक मौत मरेगी। इससे पहले कि वह उसका हौसला और तोड़ पाता, दरवाजा जोर से खुलता है, जिससे दरवाजे की रखवाली कर रहे आदमी को चोट लगती है और रे कमरे में दाखिल होता है। वह पहला घूंसा रोक लेता है और अगले 2 गुंडों को बेहद आसानी से निपटा देता है। साथ ही वह अपना चाकू व्यापारी के पास खड़े आदमी की ओर फेंक देता है। गुलाम व्यापारी तुरंत सबको रुकने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सकें, लेकिन उसी समय आर्स कमरे में दौड़ता हुआ आता है और 4 से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की उसे यहाँ देखकर हैरान रह जाती है, जबकि गुलाम व्यापारी समझ जाता है कि यह छोटा बच्चा शायद कोई रईस है, उसके पहनावे और बोलचाल के तरीके से। गुलाम व्यापारी शांत स्वर में पूछता है कि वह उसके लिए क्या कर सकता है, और आर्स जवाब देता है कि वह चाहता है कि वह लड़की को तुरंत आजाद कर दे। गुलाम व्यापारी जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहा है। इस काउंटी में गुलाम बेचना पूरी तरह से कानूनी है। आर्स उससे कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी 4 उसे कहती है कि अगर वह खुद को बचाना चाहता है तो भाग जाए। वह उसकी ओर मुड़कर देखता है और एक बार फिर उसके आंकड़े स्टैट्स चेक करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी महत्वाकांक्षा एक है, यानी उसने अपने भविष्य की सारी उम्मीद खो दी है। वह बड़बड़ाने लगता है कि हर इंसान को एक उम्मीद और ऐसा भविष्य मिलना चाहिए जिसे वह देख सके। यह सुनकर गुलाम व्यापारी को बहुत मजा आता है और वह हंसने लगता है, क्योंकि उसके अनुसार गुलामों के लिए एकमात्र भविष्य यही है कि वे किसी अच्छे मालिक की इज्जत से सेवा करें। आर्स गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हंसना बंद करो, क्योंकि बड़ों की जिम्मेदारी है बच्चों को सुरक्षित रखना। वह यह भी कहता है कि भविष्य में क्या करना है यह तय करना उसी का अधिकार है, न कि तुम्हारे जैसे घटिया गुलाम व्यापारियों का। 4 इस भाषण से गहराई से प्रभावित होती है, क्योंकि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार कब रोई थी। जब से वह छोटी थी उसे अकेले ही जिंदगी का सामना करना पड़ा। वह सड़कों पर भटकती रही, बारिश और सर्दियों में अंधेरी गलियों में ठहरती रही, जबकि वह उन लोगों को देखती थी जिनकी जिंदगी उससे कहीं आसान थी। उसे गुजारा करने के लिए चोरी करने पर मजबूर होना पड़ा, और फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह खुद को या किसी और को संभाल नहीं सकी। किसी को उसके लिए खड़ा होते देखना उसे भावुक कर देता है और उसकी गालों पर आंसू बहने लगते हैं। हालांकि गुलाम व्यापारी अब तंग आ चुका है और दावा करता है कि वह बहुत सम्मान पूर्वक बात कर रहा था, क्योंकि वह बच्चा एक कुलीन था, लेकिन अब वह बिना किसी वजह के व्यापार में बाधा डाल रहा है और इतनी जल्दी जागरूक होने की कोशिश कर रहा है। कुछ गुंडे सीढ़ियों से नीचे आते हैं और उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि वह उन्हें चोट पहुँचाने की धमकी देता है। लेकिन आर्स बस रे की ओर देखता है, जो उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि सब कुछ नियंत्रण में है। गुंडों में से एक आर्स से चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बकबक करने वाले बच्चे पसंद नहीं हैं। लेकिन रे उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और फिर जमीन पर पटक देता है। वह सबको बताता है कि उन्होंने लॉर्ड आर्स के बारे में बकवास करके बहुत बड़ी गलती की है और अब उन्हें इस अपराध की सजा मौत के रूप में चुकानी पड़ेगी। वह अपनी कटार निकालता है, जबकि एक बदमाश बोतल तोड़ता है और सबको कहता है कि रे को घेर लें क्योंकि वह अकेला है। हालांकि यह काम नहीं करता, क्योंकि रे हर एक वार को बड़ी खूबसूरती और सटीकता से चकमा देता है। साथ ही वह उनमें से कुछ के पेट पर वार करता है और अपनी छुरी एक और गुंडे पर फेंकता है। इससे पहले कि वह आगे बढ़े, एक गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है, लेकिन रे उसे सीधा जमीन पर पटक देता है, जिससे गुलाम व्यापारी डर जाता है और जादूगरों को बुलाने के लिए चिल्लाता है। दोनों जादूगर तुरंत अपनी बुनियादी अग्नि मंत्रों का जाप करते हैं और रे पर हमला करते हैं, लेकिन रे आसानी से उनके जादू को काट देता है और उनकी भी जमकर धुनाई करता है। इस बिंदु पर गुलाम व्यापारी बुरी तरह डर जाता है, इसीलिए वह आखिरकार अपना त्रुप का इक्का बुलाता है और ऊपर से एक विशालकाय आदमी नीचे उतरता है, जो चलते हुए एल पी रहा होता है। वह पूछता है कि यह हंगामा किस बारे में है और गुलाम व्यापारी उसे सारी स्थिति समझाता है, जिससे वह आदमी गुस्से में आ जाता है और इन लोगों को बाहर निकालने की तैयारी करता है। 4 आर्स से कहती है कि यह आदमी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन आर्स उसकी क्षमताएं जांचता है और 4 से कहता है कि यह तो आसान मुकाबला होगा। और जैसा कि उसने कहा, रे आसानी से पहले हमले से बच जाता है, झूमर से लटक जाता है और फिर नीचे कूदकर उसके चेहरे पर लात मारता है। वह आदमी गुस्से में आ जाता है और रे को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन रे बहुत ताकतवर और लड़ाई में माहिर है और तुरंत एक साफ सुथरे अपरकट से मुकाबले का अंत कर देता है, जिससे वह मोटा आदमी बेहोश हो जाता है। गुलाम व्यापारी अब काफी डर गया है और उन्हें बताता है कि जो वे कर रहे हैं वह गैर कानूनी है, लेकिन आर्स एक सिक्कों से भरी थैली निकालता है और उससे कहता है कि वह उसे खरीद लेगा। गुलाम व्यापारी दावा करता है कि उसने लड़की को पहले ही किसी और रईस को बेच दिया है, लेकिन रे बीच में आकर गुलाम व्यापारी से कहता है कि वे लड़की को वैसे भी ले जा रहे हैं, तो वह चाहे तो पैसे ले सकता है या फिर बिना पैसे के रहकर उस दूसरे रईस से निपटे। इस धमकी के आगे गुलाम व्यापारी झुक जाता है और पैसे स्वीकार कर लेता है और कानूनी रूप से 4 को आर्स को बेच देता है। जब तक वे गुलाम व्यापारी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं, तब तक सुबह हो चुकी होती है।
लेकिन इससे पहले कि वे कहीं जा पाते, चार कहती हैं कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहती है। वह उन्हें एक पहाड़ी पर ले जाती है जहां आर्स चलने में संघर्ष करता है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन आखिरकार शिखर पर पहुंच जाता है और वहां से शहर का सबसे खूबसूरत नजारा देखता है। वह बताती है कि यह उसकी गुप्त जगह थी जहां वह तब आती थी जब वह उदास महसूस करती थी और वह आभार स्वरूप उन्हें यह जगह दिखाना चाहती थी। आर्स उस शानदार दृश्य को निहारता है जबकि रे उसे एक जादुई लॉकेट देता है ताकि उसकी जादुई शक्ति कितनी मजबूत है यह परखा जा सके। वह उसे अपनी गर्दन में पहनती है और उन्हें चेतावनी देती है कि उसे नहीं लगता कि उसमें कोई जादू है, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ती है, उसमें से एक विशाल मना की लहर निकलती है जो एक बड़ा अग्निकेंदु बनाकर आकाश में फट जाता है, जिससे पूरे शहर के लोग, यहाँ तक कि आर्स और रे भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वह एक बार फिर अनाथ बच्चों से मिलती है और वादा करती है कि वह जल्द से जल्द उन्हें मिलने आएगी, इससे पहले कि वह आर्स के घर की यात्रा पर निकल जाए। आखिरकार जब वे वापस पहुंचते हैं तो आर्स अपने पिता से मिलता है, जो पहले तो सोचते हैं कि आर्स ने कोई नई बर्तन धोने वाली ले ली है। आर्स उन्हें बताता है कि वह एक बेहतरीन जादूगरनी है और युद्ध के मैदान में बहुत प्रभावी साबित होगी, लेकिन उसके पिता उसे ठुकरा देते हैं, यह कहते हुए कि औरतों की जगह रसोई में है, युद्ध के मैदान में नहीं। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए चार आसमान में एक बेहद शक्तिशाली अग्निगोला दागती है, जिससे रेवेन हैरान रह जाते हैं और तुरंत ही मान जाते हैं और उसे लूवेंट परिवार में स्वागत करते हैं। फिर वे सब अंदर चले जाते हैं, अगले दिन शुरू होने वाले रोमांच के लिए तैयार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और इस नए एनीमे को भी देखें जिसमें एक अकेला अनाथ अपनी बचपन की क्रश से शादी करता है और जासूस बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है।